हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 स्नेहन। पंचकर्मा का करेंगे। चैप्टर 1 में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करना पंचकर्मा के, आपको वहां पे वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, हम इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही सिलेबस का पॉइंट है इटमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ स्नेहन एंड स्नेही एंड स्नेहन। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो पंचकर्मा होता है इसके अंदर 3 कर्म होते हैं, पूर्व, प्रधान एंड पश्चात। ठीक है, पूर्व में क्या आता है? पाचन, दीपन, स्नेहन, स्वेदन आते हैं। तो पाचन आपको पता ही है, जो आम का पाचन करें, और दीपन भी इसी के अंदर आता है, जो अग्नि को क्या करता है? प्रदीप्त करता है। जैसे कि इसके अंदर पंचकोल चूर्ण, हिंगवादी वटी, ठीक है, अग्निटुंडी वटी एंड चित्रकारी वटी आते हैं। नेक्स्ट स्नेहन आता है। स्नेहन आप बाहर से दो चाहे अभ्यंतर, और घृत, तेल, वसा, मज्जा इसमें यूज होता है। काम क्या करता है? शरीर को मृदु करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। स्वेदन आता है। स्वेदन क्या करता है? जो पसीना लेके आता है, जकड़न और भारीपन, शीतता को दूर करता है। अब आता है सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, एटमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ स्नेही एंड स्नेह। देखो, स्नेही धातु में घन प्रत्यय लगाकर आपका स्नेह शब्द बनता है, और स्नेही धातु में वो तो था स्निग्ध में घन प्रत्यय लगाकर आपका स्नेह बनता है, और यहाँ पे स्नेह धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर क्या बनता है? स्नेहन बनता है। ठीक है, स्नेह से आप अर्थ ले सकते हो प्रेम, तेल आदि, रस भेद से। ठीक है जी। उसके बाद आता है इसकी परिभाषा, ये आपको याद करनी है। स्नेहनम स्नेह विषयंत्यम मार्दवम क्लेद कारकम। क्या है? स्नेहनम स्नेह विषयंदन मार्दवम क्लेद कारकन कारकम। स्नेह करता है जो मृदु करता है, विषयंत का मतलब जो पिघलाएगा, मार्दव मतलब मृदु करेगा, क्लेद का वही है कि जो क्लेदता उत्पन्न करता है, चिपचिपा उत्पन्न करता है। ठीक है, वह दोष में सबसे बेस्ट और सबसे पहले ही हम क्या करते हैं? स्नेहन कर्म करते हैं, पूर्व कर्म में। अब आती है यहाँ पे बात इसकी योनि की। ठीक है, स्नेह योनि जो है स्थावर और जांगम होती है। स्थावर कितनी है? 18, एंड जांगम में आपके 3 चीजें आएंगी। ठीक है, देखो स्थावर हमें क्या याद करना है? देखो स्थावर में ना, जिससे भी आपको लगे कि जिसमें से तेल निकलता है, तिल है, चिरौंजी है। ठीक है, अभिषुक आप याद मत करना चाहे। देखो सरसों का तेल आपने सुना होगा, सरसों का, अलसी का, अखरोट का, भल्लातक, मूली, एरंड, विविध की, चित्रा, अभया, सहजन, जो जो आपको नाम याद रहे, कम से कम 10 तो याद रख लेना। ठीक है जी, ये है। इसके अतिरिक्त जयपाल, बादाम का, नीम का, जैतून का, ये तो सुने हुए हैं ही, मूंगफली का तेल, तो ये आते हैं। नेक्स्ट आता है जंगम। जंगम स्नेह क्या होता है? जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे मछली का तेल, याद रखना, और गाय भैंस से घृत। अब गाय भैंस घृत तो देती नहीं, लेकिन दूध देती है, दूध से घृत बनेगा। ठीक है, और बकरा, हिरण, बरहा से वसा और मज्जा। ठीक है जी। तो क्या आएगा हमारे पास जांगम में? जांगम में आता है हमारे पास मछली का तेल, गाय भैंस बकरी का घृत, एंड बकरा, हिरण, बरहा आदि के वसा और मज्जा। अब आते हैं इसके टाइप्स। देखो, जो इसके अंदर ये टाइप दे रखे हैं ना, यही हमें इस चैप्टर में सारा पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आपके पास यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम योनि भेद से बात करें तो स्थावर और जंगम होते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है उपयोग भेद से, बाह्य और अभ्यंतर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स के अनुसार, कि 2 मिलाए या 3 मिलाए या 4 मिलाए, जैसे यमल, त्रिवृत और महास्नेह। कर्म के अनुसार भृंगण, शमन और शोधन। संज्ञा भेद से अच्छे स्नेह, सद्य स्नेह और पंच प्राश्रित्य की पेय। पाक, मृदु, मध्यम एंड खर। एंड मात्रा के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? हसी हसी, हस्व, मध्यम और उत्तम। ये हसी हसी को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हस्व, मध्यम, उत्तम तो हमें याद रह ही जाता है, हसी हसी भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है। तो आगे ये टेबल भी वही दे रखा है इसमें, इसमें कुछ अलग से फालतू तो नहीं पढ़ना, ये छोड़ दो टेबल। ठीक है जी। अब आता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्नेह गुण। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्नेह गुण, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? द्रव। देखो, अब आप ना स्नेह को अपने माइंड में सोच लो, स्नेह कोई भी तेल सोच लो, सरसों का तेल सोच लो, लिक्विड है। ठीक है, सूक्ष्म भी है, पता भी नहीं चलता कहाँ लगा। ठीक है, सर है, ऐसे सोचो फैल भी जाता है। ठीक है, सरकता है ना वो, स्निग्ध चिकना होता है, पिछिल होता है, गुरु भी होता है, शीतल भी होता है, और मंद मृदु भी होता है। तो इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? 9 इन्होंने बोले हैं। देखो, द्रव, सूक्ष्म। देखो, अपने माइंड में तेल इमेजिन कर लो कि देखो द्रव है, सूक्ष्म है, सर है, स्निग्ध है,
उसके बाद देखो पहला डी से है द्रव और सारे स से है, ठीक है। सूक्ष्म, सर, स्निग्ध। स्निग्ध के बाद कैसा होगा? पिच्छल। पिच्छल के बाद कैसा है? गुरु और शीत होता है और मंद और मृदु होता है। बात खत्म। अब द्रव क्या होता है? द्रव का नाम से पता चल रहा है, कुछ ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद लिख सकते हैं। मेन हमें पता होने चाहिए कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। द्रव क्या होता है? जो क्लेद का कार्य करता है, मतलब वही कि जो क्लेद उत्पन्न करता है, ठीक है। सूक्ष्म, जो आपका छिद्र, सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश कर जाता है। सर का मतलब जो सरकता है, ठीक है। स्निग्ध का मतलब चिकनाहट उत्पन्न करता है। पिच्छल मतलब चिपचिपा, ठीक है। बल होता है, ये बल्य होता है। गुरु होता है, आयुष्य होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। गुरु क्या होता है? गुरु आपको होता है भारीपन, ठीक है। गुरु से नाम से पता है भारी होता है। भारी होने की वजह से क्या है? ये वात का नाश, कफ को बढ़ाता है और देह वृद्धि करता है, ठीक है। शीत क्या है? शीत से आनंद कारक, उत्साह बढ़ जाती है, मूर्छा का हरण और दाह शमन करता है। अब आता है मंद। मंद क्या होता है? मंद होता है धीरे धीरे प्रवेश करता है जो, ठीक है जी। और मृदु क्या होता है? मृदु आपका जो अवयव को कोमल बनाता है। बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है आपका स्नेहोपक द्रव्य, ठीक है। स्नेहोपक द्रव्य आता है। स्नेहोपक द्रव्य आपके कितने बताए हुए हैं? चिरक जी ने तो सारे कितने बताए हैं? 10-10 बताए हैं, है ना। तो इसमें आता है मृद्दिका, मधुक, मधुकपर्णी, मेदा। देखो म इसमें है मृद्दिका, मधुक, मधुकपर्णी और मेदा। फिर आता है विदारी, फिर आता है काकोली, शीरकाकोली, जीवंती और शालपर्णी, ठीक है जी। क्या है? मृद्दिका है, मधुक है, मधुपर्णी है, मेदा, विदारी, काकोली, शीरकाकोली एंड देन शालपर्णी, जीवंती, शालपर्णी, ठीक है जी। ये आता है। उसके बाद हमें पढ़ने अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टीज के एक्शन क्या है क्या नहीं है। तो ये आता है जनरल नॉलेज ऑफ घृत, तेल, वसा, मज्जा विद स्पेसिफिक यूटिलिटी एंड एक्शन। ये आपका थर्ड पॉइंट है। इसके अंदर होता क्या है? चार आपको पता है स्नेह होते हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा, जिसमें सबसे बेस्ट क्या है? घृत है। क्यों? क्योंकि ये संसार का अनुवर्तक होता है, मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसके गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। अब घृत के क्या है? पहला आता है जो घी होता है वो वात और पित्त का शमन करता है, कफ को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, कफ को बढ़ाएगा। और आपके रस, शुक्र, ओज इनके लिए अच्छा होता है। किसके लिए? रस, शुक्र, ओज के लिए। फिर आता है दाह का शमन। आपने देखा भी होगा कहीं किसी को दाह हो रही है तो हम कहते थे घी लगा दे थोड़ा सा। कोमल करता है और स्वर वर्ण प्रसादक होता है। क्या है? एक तो ऐसे सोचो कफ को बढ़ाता है, रस, शुक्र, ओज के लिए हितकर होता है और दाह का शमन, कोमलता लाता है एंड देन स्वर वर्ण का प्रसादन करता है। और उसके बाद आता है तेल। जो तेल होता है ये वात का नाशक होता है, वात का नाश करता है और कफ को क्या करता है? नहीं बढ़ाता। कफ कफ को भी नहीं बढ़ाएगा ये और वात का शमन करता है, यही इसकी इंपॉर्टेंट होता है ये। और बल को बढ़ाता है। तेल आपको क्या करेगा? बल बढ़ाएगा। उष्ण, उष्ण होता है, त्वचा के लिए हितकर होता है, देह स्थिरता, देह में रहता है और योनि का शोधन करता है। तो योनि का शोधन कौन करता है? तेल करता है, ठीक है जी। अब आता है वसा। वसा क्या होता है? जो ये भी इंपॉर्टेंट है। विद होने पर, किसी का विद हो गया, कान टूट, मतलब ऐसे फ्रैक्चर टाइप का जो भी होगा ना, तो उसमें वसा इंपॉर्टेंट है। कान में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरुषार्थ वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध रखने के लिए भी, या फिर जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, अधिक धूप में घूमते हैं, रुक्ष या फिर ज्यादा भार उठाते हैं, तो उनकी जिनमें पेन होते हैं ना, उनकी अस्थि संधि मर्म में, तो उसमें भी ये बेनिफिट करते हैं। मेनली आपको पेन याद रखना है इसमें। और क्या आएगा? विध होने पर फ्रैक्चर टाइप में है, ठीक है जी। अब आता है मज्जा। मज्जा क्या करता है? अस्थि के अंदर रहते हैं मज्जा, है ना। और मज्जा के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। तो बेसिकली शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेद की वृद्धि करता है, ठीक है। मज्जा के प्रयोग से संधियों में क्या होता है? बल आता है, स्नेहन रहता है और तीक्ष्ण अग्नि, अधिक श्रम या घसमर, मतलब जो ज्यादा खाते हैं, या वात या क्रूर कोष्ठ में ये बेस्ट होता है। मेन बात यह है जो मज्जा है ना वो सारा कफ वाले काम करता है, ठीक है। मज्जा कफ वाले, वसा में फ्रैक्चर वाला और पेन वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है। जो तेल है वात का शमन लेकिन कफ को भी नहीं बढ़ाएगा, उष्ण होता है, त्वचा के लिए बेस्ट और योनि का शोधन करता है। और जो घृत आता है वो क्या? कफ को बढ़ाएगा और रस, शुक्र और ओज के लिए अच्छा होता है, दाह का शमन करता है, कोमल कारक और स्वर्ण वर्ण प्रसादक होता है, ठीक है जी। अब आता है इसका मॉडर्न में आपको क्या है? इसका आधुनिक स्नेह क्या होता है? देखो तीन प्रकार से होता है, फिक्स्ड, वोलेटाइल, कंपाउंड। फिक्स्ड जो होते हैं जो उड़ते नहीं है, ठीक है, जैसे मूंगफली, बादाम, जैतून, एरंड, तिल का तेल।
और वोलेटाइल क्या होता है, जो उड़ जाते हैं, जैसे शतपुष्पा है, लौंग का है, यूकलिप्टस है, दालचीनी है, पिपरमेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में नाम से पता चल रहा है जो मिक्स हुए मिक्स मतलब दोनों प्रकार से बनते हैं मिक्स होके। नेक्स्ट आता है यमक, त्रिवृत और महास्नेह। ये होता क्या है? यमक का मतलब होता है दो स्नेह को मिक्स करना, चाहे घी तेल, चाहे घी वसा, चाहे घी मज्जा, ऐसे। त्रिवृत होता है 3 का मिक्स, और महास्नेह क्या होता है? चारों मिक्स होते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ओनली मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट है। ठीक है। तो या तो फैट मेटाबॉलिज्म ही निकाल लो आप सीधा। पेज नंबर 44 पेज नंबर, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। देखो, जो फैट है ना वो किससे बनता है? फैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इन्होंने बोला है जो हमारा फैट है वो किससे बनता है? जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इनटेक करते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है फैट के रूप में हमारी स्किन के अंदर, इन द ओमेंटम और अराउंड द किडनी। ठीक है। किडनी के अराउंड और ओमेंटम में वो इकट्ठा हो जाता है जब हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ज्यादा इनटेक करते हैं। नेक्स्ट आता है फैट दैट हैव बीन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एज फैटी एसिड। देखो, पहले हमने वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह लिए, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुए, एब्जॉर्ब हुए किसकी फॉर्म में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। इनटू द लैक्टियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय सिस्टर्ना काइली एंड थोरेसिक डक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम। देखो, इसके अंदर ना मैं आपको बताती हूँ, ये आगे इसमें वो दे रखा है लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक फ्लो चार्ट। सिर्फ ये एज इट इज लिख देना, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। मैं बताती हूँ ये कैसे याद रखना है। देखो, 3 कंसेप्ट हैं: लीवर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, फैट का इकट्ठा होना, टिश्यू, किडनी, ये चीजें हैं। देखो, पहले आपने क्या किया? लीवर है, ठीक है, लीवर पे आते हैं सबसे पहले। ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में इकट्ठा हुआ। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिखा हुआ है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां से लिपिड एब्जॉर्ब हुए और वो किसकी फॉर्म में हो जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अब दो चीजों में टूटते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। ग्लिसरॉल का क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन बन जाता है, और फैटी एसिड का एसिटाइल को एंजाइम ए हो जाता है। फिर इसमें क्रैब साइकिल हमने पढ़ी भी थी 12th में। क्रैब साइकिल वहां काम करती है और कीटोन बॉडीज रिलीज कर देती है, और क्या करता है वो? CO2 H2 और ATP रिलीज करता है। सिर्फ इतना अपने माइंड में बना के रखो कि एब्जॉर्प्शन हुई आपके इसकी लिपिड्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसने ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस किए, ट्राइग्लिसराइड से दो चीजें बनी, एक आपका ग्लिसरॉल बना, एक आपका फैटी एसिड बना। ठीक है। ग्लिसरॉल से ग्लाइकोजन बन गया, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रैब साइकिल हुई, कीटोन बॉडीज रिलीज, और क्या हो गया? CO2 H2O और ATP आ गया। ठीक है। ये इतना काम हुआ। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ? ट्राइग्लिसराइड थे, इधर से क्या हुआ? ग्लिसरॉल से इधर ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ठीक है। इतना ही इसमें है। देखो, उसके बाद इन्होंने फैट का बोला है। फैट डिपॉजिट होता है ट्राइग्लिसराइड में, और क्या हो जाता है? ग्लिसरॉल होता है। फैट में तो दो ही चीजें आती है, ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल आता है। ठीक है। उसके बाद टिश्यू में क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड की यूटिलाइजेशन हुई, ट्राइग्लिसराइड्स में यूटिलाइजेशन उसका यूज हुआ, वो कीटोन बॉडी बनी। कीटोन बॉडी जैसे ही बनी, प्लस ऑक्सीजन आई, कीटोन बॉडी से क्या हो गया? वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुई, क्रैब साइकिल हुई, CO2 H2 ATP निकला। CO2 तो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो ये कीटोन बॉडी है ना किडनी में, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि लास्ट में दो ही चीजें बच रही थी, एक तो कीटोन बच रहा था, एक CO2 बच रहा था। पानी पूनी तो भी निकल जाएगा। ठीक है। ये है, दोबारा समझाती हूँ, समझ आ गया? इसमें इसमें क्या है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ लिपिड्स और, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर में गया ट्राइग्लिसराइड, गए, दो चीजों में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इधर आपका ग्लाइकोजन बन जाएगा। उसकी क्रैब साइकिल हुआ, ठीक है, कीटोन बॉडी रिलीज हुई, CO2 H2O और ATP हो गया। इधर आपका सिस्टमिक में ट्राइग्लिसराइड है, ग्लूकोज है, और वो एक कीटोन बॉडी कहाँ चली जाएगी? किडनी में चली जाती है, यूरिन के थ्रू निकल जाती है। फैट डिपॉजिट ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में ही होगा। टिश्यू में क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, कीटोन बॉडी होंगी, प्लस ऑक्सीजन आएगा, क्रैब साइकिल होगी, वही पानी वगैरह इधर तो रह ही जाएगा, CO2 लंग्स के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है।
अब आता है आपके पास अच एंड प्रविचारणाएं ऑफ स्नेह। अच स्नेह क्या होता है? अच स्नेह होता है अकेला बिना किसी द्रव्य के साथ मिलाए जो आप यूज करते हो, केवल मात्र स्नेहपान, उसे बोलते हैं अच स्नेह। ठीक है, इस कल्पना को स्नेहपान की मुख्य कल्पना कहा जाता है। अब आता है स्नेह की प्रविचारणाएं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, लिख लो। ए तिलक जी, ए से एड्डी वाला ए तिलक जी, ये ओवम दूध खाने से बनता है। OVUM, ए तिलक जी, जी तो इंग्लिश का ही रहेगा, ये ओवम OVUM दूध खाने से बनता है। ए से आपका आएगा अभ्यंजन, 18 नंबर पे जो है। ती से आएगा तिलकल्क, ल से आएगा लेह, क से आएगा कर्ण तेल, जी से गंडूश, ये से यूश एंड यवागु, ओ से ओदन, वी से विलेपी, नेक्स्ट यू से आएगा उत्तर बस्ती, और बस्ती है इसमें 2। एम से आपका आएगा मधु, मासरस, मद, मधु, मासरस, मद। ठीक है, दूध से आपका क्या आएगा? यहाँ पे दूध ही आएगा और दही भी आएगा, साथ में लिख लेना। दूध दही सूप साग, साथ में लिख लो इसको, दूध दही सूप साग। ख से यहाँ पे खंड और काम्बिलक, न से नस्या, से सत्तू, बनता में ब है तो भक्ष्य है, और बनता आ का डंडा है ना, उससे अक्षी तर्पण आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? 24 हो गए। ए तिलक जी, ये ओवम दूध खाने से बनता है। ए से अभ्यंजन, ती से आपका तिलकल्क आता है, ल से लेह, क से कर्ण तेल, जी से गंडूश, ये से यूशन यवागु, ओ से ओदन, वी से विलेपी, यू से उत्तर बस्ती बस्ती, एम से मध्य मास रस मधु, दूध से दूध दही शाक सूप, ख से खंडन काम्बिलक, ने से नस्य, स से सत्तू, ब से भक्ष्य एंड आ का डंडे से बनेगा अक्षी तर्पण। ठीक है, अब ये होती क्या है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओदन होता है जिसमें 5 गुना पानी मिलाया जाता है, चावल में। ओदन में कितना आएगा? 5 गुना पानी मिला के जो चावल में भात बनाया जाता है उसे ओदन कहते हैं। विलेपी क्या होता है? दले हुए चावल या मक्के की चोगने जल में, इसमें 4 गुना आता है। कितना आएगा? 4 गुना। ठीक है, संपूर्ण रूप से पाक हो और द्रव स्वरूप हो, लिक्विड्स होता है विलेपी। ठीक है, मांस रस क्या होता है? वही मांस को पकाकर। ठीक है, मांस ताजा मांस, दूध आपका गर्म दूध के साथ लेना है, दही को जमाकर। ये वागु 6 गुना पानी में, ओदन 5, विलेपी 4, ये वागु 6, सूप 18 गुना, सूप 18 गुना पानी में पकाना है, जब 1/4 रह जाए तब यूज करना है। शाक आपको पता ही है, वनस्पति के पत्र पुष्प फल को पकाकर, यूश 18 गुना, यूश एंड सूप 18 गुना आएगा। ठीक है, और काम्बिलक क्या होता है? तिल उड़द की पिस्टी में दही खटाई नमक रायता जैसा बनाना, उसे काम्बिलक बोलेंगे। ठीक है, खंड क्या होता है? मट्ठे के साथ कैथ चांगेरी मरीच, मतलब वही लस्सी में कुछ ऐसे ऐसे चीजें मिला के वो खंड हो जाएगी। सत्तू जौ को भून कर पीस कर बनाया जाता है। तिलकल्क तिल को कूट पीस कर बनाया जाता है। मध्य आपको पता ही है, ऐसा वरिष्ठ मदिरा लेह आटे को घी तेल में भूनकर चीनी डालकर हलवा सा बना देते हैं। भक्ष्य घी की कचौड़ी या मालपुए। ठीक है, अभ्यंजन क्या होता है? औषध सिद्ध स्नेह द्वारा अभ्यंग करना। अंजन से ये मत सोचना आंखों में अंजन लगाना है, यहाँ है औषध सिद्ध स्नेह द्वारा अभ्यंग करना। बस्ती अनुवासन बस्ती,
उत्तर आपको पता ही है, जो योनि मूत्र मार्ग से दी जाती है। स्निग्ध बस्ती, गंडूश स्नेह को धारण करना, कर्ण तिल कान में तिल को डालना, नस्य आपका नासा में करते हैं स्नेह का प्रयोग, अक्षि तर्पण आपका आंखों में डालते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी अच एंड प्रविचारणाएं ऑफ स्नेह। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट सिलेबस का, दैट्स इज स्नेह पाक एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पंचकर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदु मध्यम और खर पाक, आपने ये पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या होता है ये मृदु मध्यम और खर पाक, और इस कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? मृदु पाक वो होता है जैसे ही तेल पाक में डाली हुई औषध का कल्प कैसे होए, हलवा होता है ना जैसा, ऐसा हो नहीं, हलवे जैसा तो नहीं है इसमें, प्रथम डाले हुए कल्क के समान हो, इसमें कैसा होएगा, कल्क के समान हो, कल्क जैसा बन जाए। ठीक है जी, उसे बोलते हैं मृदु। इस नस्य के लिए यूज किया जाता है उसको, किसके लिए? नस्य के लिए। मध्यम क्या होता है? जिसमें हलवे की तरह बन जाए, उसे बोलते उसका यूज किया जाता है पीने के लिए और बस्ती के लिए। ठीक है, पहला नस्य के लिए, दूसरा पीने और बस्ती के लिए। खर क्या होता है? जिसका तेल का कल्क उंगलियों से मसलकर वर्ती जैसा बन जाए। ठीक है, वो मालिश के लिए यूज होएगा, अभ्यंग के लिए। पहला नस्य, देन पान एंड बस्ती, एंड देन आपका अभ्यंग के लिए। ठीक है जी, अब आता है टाइप ऑफ स्नेह, बाह्य एंड अभ्यंतर। बाह्य की बात करते हैं, जो ये यहाँ पे नाम लूंगी ना मैं सारे, यही इनको डिटेल में पढ़ना है और फालतू इसमें कुछ नहीं है। पहला आता है अभ्यंग, ध्यान से सुनना, ये बाहर की बात हो रही है, अपने बॉडी पे इमेजिनेशन करो, पहले करनी है मालिश। ठीक है, देन मर्दन उन्मर्दन है, मालिश करनी है वही। फिर पादाघात आता है, सारे बताऊंगी क्या है। फिर आता है संवाहन, फिर आता है कान में तेल डालना है, कवल गंडूश करना है, मूर्धि का तेल, नेत्र का, फिर धूम, फिर मस्तिष्क। जहां ये कान से शुरू हुए ना, ये तो सारे ऊपर ऊपर के हैं। कान में तेल डाला, कवल गंडूश किया, मूर्ध तेल है, नेत्र कल्क है, ठीक है, धूमपान है, मस्तिष्क है। अब आता है अभ्यंतर। अभ्यंतर आप कैसे यूज कर सकते हो? खाने में, पीने में, नस्या में एंड बस्ती में। ठीक है जी, अब बात करते हैं सबसे पहले बाह्य अभ्यंग। अभ्यंग आता है इसमें। अभ्यंग क्या होता है? शरीर पर तेल आदि लगाना, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, अभ्यंग का अर्थ क्या होता है? मालिश ये होता है, जो क्या करता है? शरीर का स्नेह का लगाना, बात इतनी ही है। अब आता है संधि स्थानों पे, तो गोल गोल अभ्यंग करना है। संधि पे कैसे करना है? गोल। अब संधि पे ऐसे ऐसे तो करने से गए, संधि खुद ही गोल सी होती है, तो गोल मालिश करने। सिर पर सामान्य या ठंडा तेल या अन्य शरीर पर अभ्यंग हेतु सुकुष्ण, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सिर पर तो आपको नॉर्मल या ठंडा यूज करना है तेल, और जगह आपको गर्म तेल यूज करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इसका कितने टाइम करना है? 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप मालिश कर सकते हो, और उसके बाद गर्म जल से स्नान करा देना है। 7, 14, 21, 28 दिन तक कर सकते हो। अब आता है इसका कितने कितने टाइम का, कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा। स्टार्टिंग इसकी 300 से होती है। अभ्यंग में अ जो है वो 3 की तरह डल रहा है ना, अ जो है वो 3 की तरह डल रहा है, तो 300 से स्टार्ट है। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ठीक है, अब अभ्यंग में 300 जो होता है ना, वो आपके जाएगा सिर्फ त्वचा की रोमांच तक, रोम तक पहुंचेगा। बालों बालों में ही लगेगा इतना तो। ठीक है, उसके बाद त्वचा में, त्वचा के बाद वही, त्वचा के बाद रक्त है, ना कि रस है। रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये है। ठीक है, रस नहीं है, रस को काटा मार देना। ठीक है, और रोमांच से मज्जा तक के क्रम में ना सिर्फ 5 मिनट सारे लगते हैं पहुंचने में। ठीक है जी, उसके बाद आता है कौन कौन से तेल आपको लेने हैं। वातज में, पित्तज में, कफज में। वातज में आप याद कर लो, नारायण तेल, महानारायण तेल, कटुक आदि तेल, माश तेल, महामाश तेल, बला तेल। ठीक है जी, नारायण, महानारायण, कटुक, माश, महामाश, बला तेल। पित्तज में आपका कौन सा आएगा? चंदन आदि, मंजिष्ठा आदि तेल, शीरबला तेल, पंचतिक्त, घृत और शतावरी आता है। ठीक है, चंदन तो ठंडा है, शीरबला है, ठीक है, पंचतिक्त तिक्त है तो हम यूज करते हैं इसमें, और पिंड तेल है, आप याद कर लेना। कफ में आपका क्या आएगा? स से याद कर लो, सेंधव आदि और सहचर आदि। ठीक है, अब आते हैं इसके गुण क्या है, आपने पढ़ा भी होगा। अभ्यंग आचर्य नित्य सजरा श्रम वाथा दृष्टि प्रसाद पुष्टायु सौपन सुतत्व ढाढ़कृत। ये है क्या? अभ्यंग आचर्य नित्य, अगर हम अभ्यंग डेली करते हैं, स
जरा श्रम वाता, जरा को दूर करता है, श्रम को दूर करता है, वात को खत्म करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, दृष्टि को सही करता है, पुष्टि करता है, आयु देता है। सपन सुतत्व ढाढ़्यकृत, सपन मतलब नींद अच्छी आएगी, सुतत्व ढाढ़्यकृत मतलब कि इन्होंने यही बोला है कि क्लेश को सहन करने वाला ये होता है। ठीक है जी, ये आता है। अब आता है किसको नहीं करना। पहली बात आती है जिसका पहले ही कफ बढ़ रहा हो, आम ओस की व्याधि, अजीर्ण हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसको वॉमिटिंग हो रही है, जिसको विरेचन हो, विरेचित पुरुष हो, जिसको विरेचन कराया हो, निरूढ़ हो, ठीक है, तरुण हो, तरुण ज्वर का हो, संतर्पण से उत्पन्न रोग हो, मतलब कफ से रिलेटेड वाले को आपको स्नेहन नहीं करना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें भी पूर्व प्रधान पश्चात क्रम होता है। पूर्व में क्या है, सामान इकट्ठा करो, आतुर की एग्जामिनेशन करो और प्रिपरेशन करना है। सामान में तो वही नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, ये आप खुद लिख देना। और आतुर में आपको दो चीजें लिखनी होती है, एक वाइटल रिकॉर्डिंग, एक उसका कंसेंट फॉर्म, ठीक है, ये हर एक में यही चीजें लिखना है। तो उसके वाइटल की रिकॉर्डिंग करनी है, एक उसका क्या आएगा, चिकित्सा सहमति घोषणा पत्र। और प्रिपरेशन में क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है औषध कौन सी हमें लेनी है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे वात में आपने नारायण ले लिया, पित्तज में आपने चंदन आदि ले लिया, कफज में आपने कौन सा ले लिया, विषगर्भ या सहचर आदि, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभ्यंग से 2-3 घंटे पहले उसको लघु आहार ही देना है। क्या कराना है, लघु आहार। फिर प्रधान क्रम में ना इसने 7 आसन बताए हैं, और ये आसन तो ये सोचो कि रट लो कि ये करना कैसे है, फोटो देख के याद हो जाएगा। देखो पहले सिंपल बैठना है, जैसे हम इस फोटो में दिखा रखा है, इसको बोलेंगे पाँव सीधा रखकर बैठना, ठीक है। उसके बाद बंदा लेट जाएगा, क्या करेगा, वो लेट जाएगा। लेटने के बाद उसका लेफ्ट साइड उसको करवट लेनी है, देन वो उल्टा ही पड़ जाएगा, ठीक है। उल्टा होके फिर उसको राइट साइड जाना है, राइट साइड के बाद वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। सीधा होके फिर अपने वही पोजीशन पे आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। मतलब पहले बैठा, फिर पड़ा, फिर लेफ्ट साइड, फिर उल्टा, फिर सीधा हो गया, मतलब ऐसे हो गया कमर के बल, फिर उसका नहीं राइट, देन फिर उसका पुनः पीठ के बल हो जाएगा और देन वो बैठ जाएगा। ये 7 इसकी क्या है, पोजीशंस हैं। अब आता है इसकी विधि क्या है। रोगी को क्या करना है, आपको कपड़े कपड़े पहनाने और नहीं पहनाने वो देख लेना। इसमें करना क्या है, देखो शीत स्नेह या सुकुष्ण स्नेह हाथ पैर, हाँ ये इन्होंने यही बोला है, गर्मियों में आपको थोड़ा ठंडे स्नेह करना है यूज, और सर्दियों में थोड़ा गर्म करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ब्रह्मरंध्र, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मरंध्र या संपूर्ण सिर, कर्ण, हाथ, पैर, इनकी मालिश करनी, ठीक है जी। दीर्घ दीर्घाकार वाले अव्यंग, मतलब जो लंबे वाले होते हैं, जैसे हाथ पैर होते हैं हमारे, उनको कैसे करना है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। हाथ पैरों में ऊपर से नीचे की तरफ, और जो संधि वाले हैं उसमें क्या करना है, गोल गोल। अभ्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो आपके भीतर के अवयवों की गतियों को उत्तेजित करना, ठीक है। और मेनली कहाँ कहाँ करना होता है, सिर, पैर और कान के पीछे, कानों पे, मतलब सिर पे, पैर पे और कान पे करना चाहिए। 7 अवस्थाएं में करना है, 5 से 10 मिनट तक अभ्यंग करना चाहिए, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तक आप कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका सम्यक हीन अति योग का विश्लेषण। अभ्यंग करने के बाद आपको देखना है हीन योग, अगर आपको लग रहा है कम हुआ है तो दोबारा करा दो, अगर ज्यादा हुआ है तो उसको रोक दो, उसको विश्राम करा दो, बात खत्म है। उसके बाद आता है आपका प्रधान पश्चात क्रम। पश्चात में उसका सारा चिकना चिकना हो रहा होगा बेचारे, ठीक है। उसको क्या करना है, तौलिए को गर्म पानी में निचोड़कर पूरे शरीर को स्पंजिंग करनी है उसकी, ठीक है, साफ करना है उसका शरीर। उसके बाद उसको रेस्ट करना है 15 से 30 मिनट। रेस्ट करने के बाद उसको गर्म पानी से नहला दो, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसके वाइटल चेक करने हैं, और फिर उसको लघु आहार पेय आदि देना है, ठीक है। अगर इसके बाद आपको स्वेदन करना है, स्नेहन के बाद तो स्नेहन करा दो, अगर नहीं करना तो विश्राम करा दो, बात खत्म है, ठीक है। अब आता है इसके अंदर कुछ अलग अलग मेथड्स बताए हुए हैं, वो देखने हैं, ठीक है। इसमें आता है वेरियस मेथड ऑफ मसाज, तो इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, और पिक्चर से देख के ही वो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें दलन, दलन या पीड़न। देखो आटा गूंथते हैं हम, सेम वही प्रोसेस है इसके अंदर। तो पीठ, कमर और नितंब, अब बंदे को कर दो तुम उल्टा,
अब ऐसे इमेजिन करना है। सबसे पहले आपको पीठ, कमर और नितंब पर दोनों हाथ रखकर शरीर का दबाव हथेलियों पर डालना है। ठीक है, हथेलियों पर डालकर घुमाएं और ऊपर की ओर ले जाएं। ठीक है, ऐसे करना है आपको। इसे दलन या पीड़न कहते हैं। इससे क्या होता है, वेन्स में आपका ब्लड इंक्रीज होएगा और जो आपकी मसल्स होती हैं वो आपकी नरम पड़ जाएंगी। इसका यूज कहाँ है, जैसे सुस्ती दूर करने के लिए, मोटापा में या पैरालिसिस में। ठीक है, और कभी भी इसको स्वेलिंग में यूज नहीं करना, जहां स्वेलिंग हो वहां पे मत करना। नेक्स्ट आता है आपके पास घर्षण। घर्षण क्या होता है, अभ्यंग करने वाला रोगी को शरीर पर अपनी उंगलियों को खुला रखकर, अपने आप करके देखो, ये उंगलियों को खुला रखकर दोनों हाथों को जल्दी जल्दी रगड़ना है, जल्दी 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 रगड़ना है, घर्षण करना है, फ्रिक्शन करना है। ठीक है, और ये क्रिया जो होती है ना, एक संधि से दूसरी संधि तक करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। और बस इसके जो आपका लाभ है वो आपकी त्वचा को पुष्ट करेगा, स्वेलिंग को ये कम करता है। देखो यहाँ स्वेलिंग में आप कर सकते हो क्योंकि ये स्वेलिंग को कम करता है। ठीक है जी, और पेन को भी खत्म करता है। नेक्स्ट आता है थपथपाना। थपथपाना क्या होता है, हाथों को ढीला करके रोगी के शरीर पर थप 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 करना है। ठीक है जी, और इसमें इन्होंने बोला है पीठ पर ऊपर से नीचे की ओर थपथपाना चाहिए, लेकिन पेट पर नाभि के चारों तरफ दाहिने और बाइयों से थपथपाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके लाभ आपको क्या मिलेंगे। इससे आपके उसकी स्नायु टेंडेंस उसके मजबूत हो जाएंगे, अनिद्रा का श्वास ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ताल के साथ हाथ चलाना। मतलब कि क्या है ताल के साथ हाथ चलाना, अंगों की बनावट के अनुसार तेल रगड़ने के बाद, तेल आपने जैसे रगड़ा, हल्के हाथ से हल्के दबाव की ठोकों के साथ अभ्यंग करना है। हल्के हल्के हाथ से आपको हल्के हल्के आप उसको ठोकों के साथ अभ्यंग करना है। ठीक है, और अंग के शुरू से अंत तक आपको एक सी ताल रखना है। ये नहीं है कि यहाँ ज्यादा जोर से उसको थप थप कर दिया और वहां बिल्कुल आराम से, एक ताल रखनी है उसकी। ठीक है, यही है। और ये भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। और क्या है इसका लाभ, मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है, अनिद्रा दूर होती है, स्वेलिंग को कम करता है। मसलना। नेक्स्ट आता है मसलना। रोगी की मांसपेशियों को उंगली और अंगूठे के बीच पकड़कर, मसल्स को उंगली और अंगूठे के बीच पकड़कर धीरे धीरे मसलना है। धीरे धीरे मसलना है, उसे ही मसलना बोलते हैं। इसमें आपकी नस, नाड़ियां, मांसपेशियां सबल बनती है। नेक्स्ट आता है मड़ोड़ना। इसमें क्या होता है, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर चूड़ी की तरह रगड़ने को मोड़ना है। चूड़ी की तरह आपको रगड़ने को मोड़ना है। दोनों हाथों की उंगलियां मिला लो आपस में। और इसका लाभ क्या है, थकावट को दूर, पेशियों वही है, यही सेम रहेगा। बेलना क्या होता है, रोगी के पेट, पीठ की मांसपेशियों की अभ्यंग करना है। दोनों हाथों, हाँ, अपने दोनों हाथों में बेलन की तरह पकड़कर बेलता है। बेलन की तरह जैसे हम घुमाते हैं वो है बेलना, नाम से पता चल रहा है बेलना। क्या करता है, ये फैट को कम करता है और स्थूलता के लिए बेस्ट होता है। झकझोरना। झकझोरना मतलब शेकिंग। क्या होता है, इसमें दोनों हाथों से रोगी के अंगों को हिलाते हुए आगे बढ़ने की क्रिया को झकझोरना कहते हैं। यही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दबाना। दबाना आपको पता ही है, रोगी की मांसपेशियों को पंजे से लेकर उंगली तक दबाना है। ठीक है, पेन ये कम हो जाएगा। थपथपाना क्या होता है, खुले हाथों से उंगलियां ढीली करके, ठीक है, बाहुओं को शिथिल कर रोगी के मांसपेशियां और सिर पर बार बार जल्दी जल्दी थपथपाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कटोरी की थपकी। कटोरी की थपकी क्या होता है, कटोरी की तरह आपको करना होता है, इसकी थपकी देते हैं। बस कंपन आपका क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन सी कर देते हैं उसका। ठीक है, यही है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, ये हमने क्या पढ़ा है अब तक, पता क्या पढ़ा है, मात्र और मात्र सिर्फ हमने पढ़ा है अभ्यंग। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है मर्दन एंड उन्मर्दन। अभी होता क्या है ये मर्दन उन्मर्दन, व्यायाम के बाद सारे शरीर को इस प्रकार मले कि जिससे कोई कष्ट ना हो, उसे कहते हैं मर्दन। एक्सरसाइज करने के बाद पूरे शरीर को इस प्रकार मलना है कि जिससे उसको कोई कष्ट ना रहे, वह मर्दन होता है। मर्दन में आप स्नेह, अभ्यंग, उत्साधन की अपेक्षाकृत अधिक बल से घर्षण करते हो। मर्दन में ना बहुत जोर लगा के उसकी ऐसे मालिश करनी है,
पेन ना होए इसको कुछ भी, ठीक है। मर्दन उन्मर्दन जो होते हैं ये पर्यायी शब्द होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा भेद होता है। जो मर्दन होता है ना, वो स्नेह को अनुलोम गति से घर्षण करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मर्दन में क्या होता है, अनुलोम गति, मतलब रोम कूप के डायरेक्शन में करते हैं, और उन्मर्दन होता है अपोजिट, प्रतिलोम गति में करते हैं, ठीक है। और स्नेह कैसा रहना चाहिए, उसका कोष्ण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, आचार्य सुश्रुत ने स्नायु शिरा अस्थिगत वात पे भी स्नेह उन्मर्दन उन्मर्दन का उल्लेख किया है, ठीक है। स्नायु शिरा अस्थिगत जो वात होते हैं उसमें इन्होंने इसी का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है उद्वर्तन। क्या होता है फिर, उद्वर्तन जो होता है ना, ये प्रतिलोम गति से अधिक भार या पीड़न या घर्षण के साथ किया जाता है। बहुत, ये उससे भी ज्यादा प्रेशर दिया जाता है इसमें। अब इसमें 3 टर्म है, उद्वर्तन, उद्घर्षण, उद्साधन। उद्वर्तन वो होता है जिसमें जो द्रव्य का प्रयोग, ऐसे द्रव्य का प्रयोग जो क्या कर दे, विमलापन कर दे, पिघला दे। घर्षण मतलब सूखी चीज से घर्षण करना, रुक्ष चीज से। उत्साधन स्निग्ध चीज से घर्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो उद्वर्तन है वो वात का नाश करेगा, कफ मेद का नाश करते हैं, अंगों को स्थिर रखता है, त्वचा प्रसादन करता है। जो ये रुक्ष उद्वर्तन और स्नेह उद्वर्तन, इसके उद्वर्तन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। स्थूल्य में रुक्ष उद्वर्तन करना है और कृश में क्या करना है, स्नेह उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन का नाम ही क्या है, सिर्फ उसको क्या करना, पिघलाना, विमलापन करना, ठीक है जी। उत्साधन क्या होता है, उत्साधन आपका क्या होगा, चिकनी चीज यूज कर देते हैं इसके अंदर उत्साधन में। जैसे कि इन्होंने बोला है त्वचा में अस्थि, इसमें पता क्या है, हम्म, एक तो इसमें आएगा आपके पास कि प्रहर, सौभाग्य, लाघव आदि गुण होते हैं। उत्साधन कोथ कंडु वायु को नाश कर देता है, उपटन लगाना जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पादाघात। ये क्या होता है, युक्ति पूर्वक पाद के द्वारा शरीर के पृष्ठ भाग पर मर्दन करना, पैर से ना शरीर के पीछे मर्दन करना, ठीक है, उसे कहते हैं पादाघात। भागवत ने ऋतुचर्या में पादाघात का निर्देश किया है, बताया, मतलब उसने वहां पे पादाघात में जो व्यक्ति पैर से पीड़न करेगा उसके पैर स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छ और अकठोर हो, मतलब हार्ड ना हो, तथा वह व्यक्ति अति स्थूल और अति कृश भी नहीं होना चाहिए कि फिर उसका क्या ही बोझ लगेगा, ज्यादा मोटा होएगा, ज्यादा पतला होएगा। तो पादाघात हेतु शयन स्थान से ऊपर एक रस्सी बांधकर उसमें एक चक्कर लगा देते हैं, जिसको पकड़कर रुग्ण शरीर के अवयव पर सुख, ये तो बकवास लिख रखा है, सिर्फ इसमें इतना समझना है कि इसमें करना क्या है, कि पैरों के द्वारा ना आपको शरीर के पृष्ठ भाग पर क्या करना है, मर्दन करना है, ठीक है। मोटा नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, बात खत्म। अब आता है संवहन। संवहन क्या होता है, हाथ से धीरे धीरे थपकी मार, संवहन कहते हैं ना इसको, मतलब कि सुलाना या क्या कहते हैं उसको, ऐसा ही है, ठीक है। हाथ से धीरे धीरे क्या करना, थपकी मारना, से क्या बोलते हैं, संवहन। अधिक बल का प्रयोग ना करते हुए शरीर को मलना, इस संवहन होता है, ठीक है जी। अगर आप स्नेह यूज करोगे साथ में संवहन करते हो तो स्नेह संवादन बोला जाएगा इसको, और ये डेली कर सकते हो। निद्रा कर होता है, नींद आ जाती है इससे अच्छी अच्छी। नेक्स्ट आता है कर्ण पूरण, कान में तेल भरना 100 मात्रा तक, कितने देर तक, 100 मात्रा तक। नेक्स्ट आता है कवल गंडूश। देखो कवल क्या होता है, कवल क्या होता है, सुख संचार्य तू या मात्रा, मतलब इजीली हम मूव कर सकते हैं, कवल कुल्लू कहते हैं इसको, कि इजीली हम मूव कर सकते हैं जो भी हम द्रव्य इसमें भरते हैं। लेकिन असंचार्य तू या मात्रा, जिसको हिलाया ढुलाया ना जा सके, उसे क्या होता है, गंडूश बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है सिर्फ। और और आपको नेक्स्ट याद रखना है, इसमें कुछ इन्होंने ना गंडूश के प्रकार भी बता दिए हैं साथ में, कि जो गंडूश होता है ना वो स्निग्ध होगा, शमन प्रसादन शोधन होगा। स्निग्ध आपको पता है वात वाले में, शमन पित्त वाले में, प्रसादन भी पित्त वाले में, शोधन आपका कफ वाले में आएगा, ठीक है। कुछ गंडूश के इन्होंने कुछ प्रयोग बताए हैं, जैसे दंत हर्ष है, चल दंत है, वात वाला है, तो उसमें सुकुष्ण या शीत तिल के कलक से करना है। मुख पाक दाह तृष्णा है तो मधु से करना है। स्मेल आ रही है तो कांजी से करो, ठीक है। कफ को निकालना है तो क्षार युक्त जल का प्रयोग करना है, और कास वगैरह तो हरिद्रा युक्त कोष्ण जल का, ठीक है। ये है। नेक्स्ट आता है मूर्ध तेल। है क्या ये, सिर प्रदेश पर तेल आदि से तर्पण या स्वेदन करना, इसे मूर्ध तेल कहते हैं, सिर तर्पण भी इसको बोलते हैं। चरक आचार्य ने मूर्ध तेल की प्रशस्ति में कहा है कि प्रतिदिन जो तेल से स्नेहन करने से सिर में दर्द नहीं होता,
ठीक है, उसका नाश हो जाता है, खालित्य पालित्य अकाल नहीं आते। और क्या होता है, सिर प्रदेश दृढ़ बलवान बनता है, बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, इंद्रिय प्रसन्न रहती हैं, ठीक है, और मुख आपका मृदु मुलायम कांति वाला होता है, नींद अच्छी आती है अगर सिर में तेल लगाते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने ना सिर में तेल लगाने के भी ना 4 प्रकार बता रखे हैं। सिर में तेल क्या है, मूर्ध तेल के अंदर ही आता है। पहला आता है सिर की मालिश करना, सिरो अभ्यंग। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सेक करना। तीसरा आता है पिचू धारण करना। और चौथा आता है शिरो बस्ती। ये आपको 10 नंबर में भी यही पूछा जा सकता है, या इसमें से जो अलग अलग है वो भी पूछा जा सकता है। शिरोअभ्यंग क्या होता है, सिर प्रदेश पर तेल से मालिश करना ही शिरोअभ्यंग होता है। ये थोड़ा सा मंद सुकृष्ण तेल होता है, ठीक है, और शिरोरोग दूर हो जाते हैं, बाल मृदु हो जाते हैं, बस ये। अब आता है इसमें धाराकरम। धाराकरम सेक के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। धारा किसी भी द्रव पदार्थ को या औषध युक्त द्रव पदार्थ को शरीर पर धारा के रूप में गिराना, एक धारा के रूप में गिराना, उसी को धाराकर्म कहते हैं। यह एक प्रकार का मृदु स्नेहन भी होता है, रोगों का शमन करता है। इसके भी फर्दर टाइप हैं, या तो एकांग धारा होती है या सारे में होती है, या तो किसी पर्टिकुलर एक जगह या सारे शरीर में होती है। अब आता है क्षीरोधारा और धाराकर्म औषध द्रव्य के आधार पर भी इन्होंने बताया है कि क्या क्या यूज करते हैं औषध के यूज में। देखो, पहला आता है स्नेह धारा, दूसरा आता है तक्र, क्षीर और जल और कषाय। 5 बताए हैं इन्होंने। एक तो स्नेह गिरा सकते हो आप, ठीक है, दूसरा दूध से है, तीसरा तक्र है, चौथा जल है, और पांचवा आपका क्या आता है, कषाय आता है। ठीक है, नाम से ही पता चल गया ना इसका, तो इसमें क्या ही बताना है। उसके बाद आता है आपके पास उपयुक्त सभी धारा कर्मों पर शीर में जो मेनली यूज की जाती है ना, वो तेल, जल और शीर आती है। अब शिरोधारा क्या होता है, शिरोधारा क्या होता है, सिर पर विशेष कपाल प्रदेश में, मेनली कौन से प्रदेश पे, कपाल प्रदेश पर औषधि जो क्वाथ होता है, या दूध है या छाछ है या कुछ भी है, धारा छोड़कर सिर से कहलाता है। मतलब धारा छोड़ते हैं ना हम, उसे सिर से कहते हैं, शिरोधारा कहते हैं, या फिर धारा कर्म कहते हैं। क्या क्या चाहिए इसमें, धारा पात्र चाहिए। जो धारा पात्र होगा वो फोटो शो भी कर रखी है इन्होंने ये सोना, लोहो, पित्तल, तांबा इस चीज से बना होना चाहिए। इसका मुख चौड़ा होना चाहिए, नीचे की ओर इसकी गुलाई में सिकुड़ा होता है ये नीचे से, ठीक है। गहराई इसकी कितनी होनी चाहिए, 6 इंच तक की गहराई होनी चाहिए। 2 लीटर इसके अंदर आ जाना चाहिए वो द्रव। और इसके ना पात्र के नीचे तल भाग में एक कनिष्ठिका उंगली के जितना ना छेद होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम बर्ती लगाते हैं, जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा वहां पे द्रव नीचे गिरता रहता है। नेक्स्ट आता है धारावर्ती, वही है ये, एक कपड़े की या कपास की वर्ती बनाते हैं। इस वर्ती का एक भाग धारा पात्र के छिद्र में इस तरह लगा होता है कि धारा पात्र का छिद्र जो है पूरा बंद नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा उसमें से द्रव निकलता रहता है, ठीक है। और वर्ती का दूसरा भाग धारा पात्र के छिद्र के मतलब ऊपर की तरफ होता है, जो हम मतलब आतुर के हाथ में होता है कि उसको हिला डुला सके कि पूरा वो करना है या फिर बंद नहीं करना वो, ठीक है। अब आता है द्रोणी। द्रोणी मैंने बताया टेबल ही है ये, 7 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 ये ऊंचा होता है। नेक्स्ट आता है धारा पात्र, स्टैंड होता है जिसपे हम उसको बांध देते हैं। कितने अंगुल से, 4 अंगुल से। कितने अंगुल से, 4 अंगुल ऊंचाई से। अब आता है शिरोधारा में एक तक्र, एक शीर और एक तेल आएगा। क्या क्या आएगा, तक्र, शीर और तेल आता है। तक्र धारा क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, 1 वर्ष तक, 1 साल तक धूप में या हवा में सुखाए हुए आंवले का चूर्ण लेना है। 800 ग्राम लिया आंवले का चूर्ण 2.5 लीटर जल में उसको डाल दिया, ठीक है। डाल के ऐसा क्वाथ बना लेना है। फिर इसमें क्या है, इसमें 400 ml तक्र डाल देना है, ठीक है। 800 ग्राम बोल लिया था 2.5 लीटर पानी में, और उसमें 400 ग्राम इन्होंने क्या, मतलब 400 ग्राम इसमें पानी बच गया, 400 ग्राम इसमें तक्र डालने हैं, ठीक है। और वो आपका आंवले का चूर्ण डाल, 1.5 लीटर इसमें गाय अन्य, ये दूसरी विधि है कि 1.5 लीटर लगा लो, गाय का दूध है 5.2 लीटर, और 80 ग्राम इसमें मुस्ता, ये छोड़ दो, ऊपर वाला याद कर लो कि 1 साल तक जो आपने सुखाए हुए आंवले का चूर्ण लेना है 800 ग्राम, ठीक है। 2.5 लीटर पानी में पका देना है, कम से कम वो 400 ml तक जब रह जाए, और 400 ml इसमें तक्र डाल देना है। अब इसके क्या गुण कर्म है, देखो, एक तो आता है बालों को सफेद नहीं होने देता, तक्र की बात कर रहे हैं, थकावट दूर करता है, ओज
क्षय को दूर करता है, जिसकी इम्यूनिटी खत्म होगी उसको भी बल लेके आता है। सिर में जितना भी दर्द उर्द हो वो ठीक हो जाता है। संधियों में शिथिलता होती है। ऊर्जा चतुर्गत जितने भी रोग होते हैं वो सब में बेस्ट होता है। हाथ पैर के तलवों की दरारों का शमन करता है और मूत्र रोग में लाभदायक होता है। ये किसका है? तक्र का है। अब आता है दूध का। दूध में क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें औषधि युक्त दूध का प्रयोग किया जाता है। बला, शतावरी, अश्वगंधा, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, बला लो, अश्वगंधा लो, शतावरी। इसको 30 ग्राम व दूध जो आपको 450 ml लेना है, मतलब आधा लीटर दूध लेना है। ठीक है, 30 ग्राम आपको बला मूल लेनी है और पानी दूध से 8 गुना लेना है। दूध से कितना लेना है? वो 8 गुना फालतू आपको क्या लेना है? पानी लेना है। उसको उबालना है जब तक दूध दूध ना रह जाए। फिर इस दूध में ना नारियल पानी की बराबर मात्रा डालनी है। ठीक है, बस। और नारियल पानी की जगह आप और कुछ भी डाल सकते हो, जैसे दशमूल क्वाथ। क्या यूज है इसका? अपस्मार, उन्माद, ठीक है, निद्रा में नाश, और निद्रा नाश में भी अच्छा होता है और दाह में भी अच्छा होता है। ठीक है, ये बता रखा है। बता तेल। तेल में क्या है? चंदन बला, लाख शादी, शीर बला, दशमूल तेल, इन सब से आप कर सकते हो। धारा इसमें क्या है? देखो, वात दोष के लिए तिल तेल बेस्ट है, पित्त और रक्त के लिए घृत से, और कफ के लिए भी आपका तिल तेल बेस्ट रहता है। ठीक है, गुण कर्म क्या है इसका? वाक और मन की स्थिरता, बल देता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, स्वर आपका मधुर रहता है, त्वचा कोमल, शुक्र और रक्त इन धातुओं का पोषण करता है। ठीक है, ये आता है। उसके बाद आता है इसके अंदर शिरोधारा की विधि। अब ये शिरोधारा बताया रखा था इन्होंने। ठीक है, ये मूर्ध तेल के अंदर आता है। मूर्ध तेल में हमने क्या पढ़ा है? शिरो अभ्यंग, शिरोधारा, शिरो शिरो बस्ती बताई है और शिरो पीछू बताया है। तो हमने शिरो अभ्यंग पढ़ लिया। ठीक है, शिरो सेक के अंदर ही आएगा, शिरो सेक। ठीक है, तो शिरो अभ्यंग हमने पढ़ लिया। धारा में हमने सारा बताया शिरोधारा के बारे में। शिरोधारा में हमने तक्र के बारे में पढ़ा है, तक्र धारा, शीर धारा एंड तेल धारा पढ़ा है। अब करनी कैसे है ये शिरोधारा, ये तो पता होना चाहिए ना। पूर्व प्रधान पश्चात कर्म है। पूर्व में वही आतुर की सिद्धता और किसको कर सकते हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, और औषध का निर्धारण, और आपको सारे उपक्रम ले लेने और वाइटल रिकॉर्डिंग और कंसेंट फॉर्म करना है। प्रधान में क्या आएगा? प्रधान हमें मेन देखना है। उस बंदे को धारा टेबल पर लेटा दो। ठीक है, फिर क्या करना है? रोगी का सिर सिरोधारा स्टैंड के नीचे होना चाहिए। ठीक है, और इस भाग में कांस पट्टिका लगाई जाती है, ये तो छोड़ दो। उसका सिर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ। रोगी के सिर के ठीक ऊपर धारा पात्र लटकाना है, बिल्कुल सिर के ऊपर। ठीक है, कितने अंगुल पे? 4 अंगुल पे। और आतुर की जो आंखें होती है ना, उनको ढक देना है आपको कॉटन से। ठीक है, हल्का सा बांध भी देना है। कपड़े की पट्टी को रस्सी नुमा सिर पर इस प्रकार मृदु बंधन करना है, मतलब कि आंख में ना जाए जो भी हम डालें औषध। ठीक है, और जो औषध होती है ना, वो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म होनी चाहिए। और एक परिचारक धारा पात्र को पकड़कर उसके वर्ती को धीरे, मतलब वर्ती से धारा बराबर कपाल प्रदेश पर 4 अंगुल ऊपर से गिराना है। ठीक है, उसको ऊपर वो करके, और यह गिरा हुआ जो इकट्ठा कर लेना है नीचे, और दूसरा परिचारक उसको गर्म करता रहेगा। ठीक है, ये करना है। कुल समय 45 से 1 घंटा आप कर सकते हो। 7, 14, 21, 28 दिन तक करनी है। काल इसका सुबह ही करना होता है, 7 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, मध्याह्न में और रात्रि में ये काम नहीं करना। 7 से 10 बजे के बीच में करना है। अब इसके सम्यक लक्षण क्या होंगे? वही है कि रोग का शमन हो जाएगा। हीन में क्या होगा? दोबारा कर दो उसको। अति में क्या होगा? शिरोधारा को रोक दो। पश्चात कर्म क्या करना है? आपको क्या करना है? गर्म पानी में तौलिया भिगोना है, स्पंजिंग करनी है उसकी। ठीक है, सारा साफ कर देना है उसका सिर। 1.5 घंटे बाद उसको नहलाना है और निवास स्थान पर विश्राम कराना है। वाइटल चेक। आहार में वही पेया या वागु, और बिहार में ज्यादा बोलना नहीं है। वो जो हमने बताए थे क्या, अष्ट महादोष कर भाव, वही लिख देने हैं इसमें। ठीक है जी। अब आता है तीसरे नंबर पे पीचू धारण। पीचू कुछ नहीं है, एक कोस पीस लेना है, उसको घी में डुबो देना है, और उसको सिर्फ सिर पर ना, ब्रह्मरंध्र पर, मतलब जो एंटीरियर फॉन्टनेल है, यहाँ पर धारण कर देना है। इसका मेन यूज होता है जहां पे जिसका हेयर फॉल हो, त्वचा का फटना, कोई व्रण बन चुका है। ठीक है, इन सब में ये यूज होता है। नेक्स्ट आता है शिरोबस्ती। अब ये शिरोबस्ती क्या होता है? सिर का, मतलब सिर पर ना तेल का धारण करना, उसे शिरोबस्ती कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कहाँ यूज करना है? अर्दित में, तिमिर में, अनिद्रा में, ठीक है, दारुण,
नासाशोष, आश्यशोष, वही मुख सूख गया, किसी का नाक सूख गया, अर्धावभेदक है, इन सब में ये करते हैं। क्या है ये? जो शिरोबस्ती यंत्र होते हैं ना, वो एक चमड़े की बनी हुई टोपी जैसी होती है वो, पर टोपी तो हमारी बंद होती है ऊपर से। ये इसकी जो टोपी होती है ना, ये ऊपर से खुली होती है और हमारे सिर में बिल्कुल एन फिट सी हो जाती है ये। फिट मतलब करनी पड़ती है हमें फिट, ठीक है? और सिर के आकार का परिणाम है तथा इसका 12 अंगुल विस्तीर्ण होना चाहिए। ऊंची कितने होनी चाहिए? 12 अंगुल ऊंची होनी चाहिए वो, ठीक है? और नीचे और ऊपर दोनों तरफ से खुली रहती है। इसमें भी पूर्व प्रधान पश्चात क्रम है। पूर्व में तो वही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसमें याद रखना है वात रोग में कौन सा तेल लेना है? धन्वंतरी, बला, महानारायण। पित्तज में चंदन, बला, लाक्षा। कफज में धतूर और सहचर आदि आ जाएगा। फिर आता है आपके पास प्रधान क्रम। इसमें जो शिरोबस्ती विधि जो शिरोबस्ती विधि क्रम आता है, देखो विधि है इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे। सर्वप्रथम रोगी को जानू जितनी ऊंचाई वाली कुर्सी पर बिठाना है। बिठा दिया। बिठाने के बाद उसको क्या करना है? बस्ती यंत्र को व्यवस्थित रखकर, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ तो साथ साथ देखते रहना। सिर पर बस्ती यंत्र को व्यवस्थित रखकर बैंडेज से बांध देना है। मतलब यही, ये रख के बैंडेज से उसको बांध देना है। बांधने के बाद क्या है? उसका अभ्यंतर भाग में रोमांत के स्थान में, जहां अभ्यंतर जो हम बाल बूल आ रहे होंगे, तो वहां से क्या करना है आपको? मांस कल्क भरकर अवकाश रहित कर दिया। मतलब कि ना साइड में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। आपने देखा ये वाला पिक्चर जो है मांस कल्क वाला, ये साइड में एन अच्छे से इसका चिपका देना है, जिससे इसमें कोई बाहर जाने का स्पेस ना रहे तेल का, ठीक है? उसके बाद आता है आपके पास, यदि आवश्यकता हो तो बाहर भी आप लगा दो इसका आटा वो, ठीक है? फिर इसको बांध देना है और अच्छे से बांधना है। बंधन इतना लंबा हो जो कि कान के बाजू से सिर पर घूमते हुए 7-8 बार घूम जाए। और गांठ कहाँ लगानी है? कनपट्टी पर आनी चाहिए, ठीक है जी? और बंधन से तेल नहीं निकलना चाहिए। अच्छी प्रकार उसको रखना है और बाल पहले ही कटवा देने हैं उस बंदे के, ठीक है? ये इसमें बता रखा है। और वही है, रोग अनुसार उचित तेल या औषध द्रव्य सुकोष्ण भरना है इसमें, और बाजू से धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना है, ठीक है? और केश भूमि से लगभग 2 अंगुल ऊंचाई तक, वेरी इंपॉर्टेंट, केश भूमि से कितने अंगुल तक भरना है? होती तो ये 12 अंगुल क्या है, तुम 12 अंगुल तक भर दोगे इसमें तेल? नहीं, सिर्फ 2 अंगुल तक भरना है उसमें। कितने अंगुल तक? 2 अंगुल तक भरना है, ठीक है? अब इसकी वातज में, पित्तज में, कफज में मात्रा दे रखी है। वात में आएगी 1000 मात्रा, पित्त में 8000, कफ में 6000 और स्वस्थ में आपका 1000 आएगी, ठीक है जी? ये पता होना चाहिए। अब आता है मात्रा। मात्रा हम पढ़ रहे हैं, मात्रा मतलब होता है जब एक बार हम आंख झपकाते हैं ना, वो आपकी एक मात्रा होती है। प्रयोग काल 7 दिन तक आपको करना होता है ये। और कब करना है? अपराह्न काल या सायंकाल में किया जाता है। इस तेल को तब तक धारण कराना है जब तक वेदना का शमन ना हो जाए और उसके मुंह से, उसके नाक में क्लेदता होने लगे, तब आपको समझना है कि हाँ अब हो गया। अगर बीच बीच में आपको ठंडा लगे ना वो, तो उसको चम्मच के थोड़ा थोड़ा तेल निकाल के उसमें गर्म तेल डाल देना है, ठीक है? पूरी प्रक्रिया में आपको सुसूक्ष्म तेल ही रखना है, ठीक है? उसके बाद ये होने के बाद तेल को निकाल देना है। पश्चात क्रम में वही वाइटल चेक करना है। उसके बाद उसका आहार का है। उसके बाद सिर को ढककर रखने के लिए उसको बोला जाता है और निवास स्थान पर रहना, लघु भोजन उसको करना है, ठीक है जी? ये क्या हो गया हमारा? शिरोबस्ती। अब जो नेक्स्ट आता है आपका अक्षितर्पण, पुटपाक, सेक, अश्वोतन, अंजन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें क्या है? अक्षितर्पण। अक्षितर्पण क्या होता है? आंखों में तेल, मतलब आंखों का क्या करना? नरिश करना। नेत्र व्याधि में ये यूज होता है। और आपने आई वाली डिसीजेज में पढ़ा ही होगा, डिसीजेज वो सारे नाम लिख देना इसमें। अब आता है इसमें व्याधि। देखो, वर्तम, देन संधि, ध्यान से सुनना, वर्तम, देन संधि, देन शुक्ल, देन कृष्ण, देन दृष्टि, देन अधिमंत। इसकी ये मात्रा तो सबकी याद रखनी है। शिरोबस्ती में कहां से स्टार्ट हुई? 10,000 से। 10,000, 8,000, 6,000 और 1,000 हुई है। उससे पहले मैंने किसकी बताई थी मात्रा? अभ्यंग। हाँ, अभ्यंग में कितनी कितनी बताई थी? अभ्यंग में कितनी बताई थी? अभ्यंग में, हाँ,
अभ्यंग में बताई थी, मैंने कहा था 3 से डलता है, तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक जा रहा था। ऊपर रोमांच तक ही आएगा, देन त्वचा में आएगा, देन रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तक आएगा। ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। कितनी बताई है इसमें, कितनी बताई शिरोबस्ती में? 1000, 8000 ना, 10,000, 8,000, 6,000 और देन 1000 आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अक्षी तर्पण। आंख की बात कर रही हूँ। आंख में तो 100 से स्टार्ट करना है आपको, 100, 300, 500, ओड नंबर है, 1, 3, 5, 7 पर 8 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये है। अगर हम दोष के अकॉर्डिंग देखें तो वात में 1000, उसमें 600 और कफ वाले में 500 आएगा। अब आता है पुटपाक में। पुटपाक में आपका क्या आएगा? पुटपाक में आएगा आपके पास यहाँ पे, पुटपाक में क्या है, इसमें 3 प्रकार है, लेखन, स्नेहन और रोपण। इसमें आपको रखना है लेसर, आपको याद रखना है इसका, क्योंकि इसके वो है ना भेद। लेसर, पुटपाक किसको करोगे? लेसर। ले से आपका आएगा 100। इस 100 से स्टार्टिंग है। देखो वर्तम वाले की भी इसकी अक्षय तर्पण की भी 100 से स्टार्टिंग है और इसकी भी 100 से स्टार्टिंग है। 100, 200, 300, 1, 2, 3 दिन। ठीक है जी, बात खत्म। नेक्स्ट आता है सेक अष्टोतन। देखो अष्टोतन में क्या है, इसमें भी आपका लेसर ही आएगा। ठीक है, ले से लेखन, स से स्नेहन और र से रोपण आता है। ठीक है, अष्टोतन में क्या करना है आपको, जो लेखन है वो 7 से 8 बिंदु आएंगी। मैं 8 लगाओ, 8, 10, 12। अष्टोत्तर में आपको क्या है, यहाँ पे 8 कितना है बना दो। ठीक है, 3 बन रहा था ना, 8 बना दो उसका। 8, 10, 12 बिंदु आएंगे। ठीक है, और सेक और परिषेक के लिए जो इस सेक परिषेक में आपको कितना करना है, 200 से स्टार्ट करना है। ठीक है, परिषेक में 200 करना है, 200, 400, 600, ये है। ठीक है, एक और की कर लो यार आप मात्रा याद, अंजन की, उसके बाद नहीं करनी किसी की। ठीक है, अंजन में क्या होता है, दाहिने हाथ से, मतलब राइट, अंजन शलाका पर अंजन लगाकर नेत्र में कनीनिका, कनीनिका होते हैं नोज साइड से अपांग साइड तक ले जाना है। ठीक है जी, ऐसे लगाते हैं अंजन। और अंजन शलाका का वक्र मुकुल आकार का होना चाहिए, मोटाई उसकी कलाई के बराबर, मतलब इसकी मटर के आकार का, और 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आपकी अंजन? 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। इसके भी आप इसमें आएगा आपका लेखन, प्रसादन और रोपण। 1 हरेणु, 1.5 और 2 गुटिका और वर्ती तो आएगी आपकी 1, 1.5, 2 और रस क्रिया और चूर्ण आपका आएगा 2, 3, 4 शलाका। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आता है धूमपान। धूमपान क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, प्रवर, मध्यम, अवर दृष्टि दृष्टि से वमन वेग पूर्ण होने पर, वमन के बाद कराते हैं ना धूमपान, तो वो है। तो इसमें आपका प्रायोगिक, स्नेहिकी और विरेचनिक धूमपान होता है। प्रायोगिक में क्या होता है आपका, इसमें हरेणु का, प्रियंगु, केशर, इन सब से बनाया जाता है वो। स्नेहिक आपका जो वसा, घृत आदि से मिक्स करके बनाया जाता है। विरेचनिक आपका हरताल, मनशिला, सुगंधित द्रव्यों से जो बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अभ्यंतर स्नेह। ये सारा हमने बाहर के बारे में पढ़ा है। अब आता है अभ्यंतर। अभ्यंतर में हमने पढ़ा था एक तो भोजन के रूप में, एक पान के रूप में और नस्य के रूप में और बस्ती के रूप में। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कार्मुकता के अनुसार बताया। कर्म के अनुसार हमने पढ़ा था संशोधन, शमन और भृंगण। संशोधन क्या होता है, भोजन के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान किया जाता है। समझ रहे हो, संशमन में क्या है, जब बंदे को भूख लगेगी ना तो उसको स्नेह पिलाना है। इसमें मध्यम मात्रा दी जाती है, कितनी? मध्यम। और संशोधन क्या होता है, पूर्व रात्रि में कुछ नहीं खाना, खाए हुए नहीं, पूर्व रात्रि में खाए हुए जो अन्न है उसको सुबह जब पच जाए ना, तब इसको क्या करना है, स्नेह पिलाना है। ठीक है, 3 से 7 दिन तक पिलाते हैं इसमें, और इसमें जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उत्तम मात्रा होती है संशोधन वाले में। भृंगण में क्या होता है, यह मध्य, मांस और भोजन के साथ मिक्स करी थोड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अब इस टेबल में इन्होंने क्या बता रखा, शोधन में, शोधन मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ वाले का, मृदु वाले को 3 दिन देना है, मध्यम को 5 या 4, ठीक है, और क्रूर को 7 दिन तक देना है। शमन वाले में आपका यही आता है, भूख लगने पर मृदु 3, ये तो छोड़ ही दो यार। नेक्स्ट आता है आपके पास स्नेहन के योग्य और अयोग्य। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक के ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपका, स्नेहन और मतलब
योग्य योग्य। देखो स्नेहन किसके योग्य होता है, पहला पॉइंट आता है इसमें जिसमें स्वेद करना हो, ऑब्वियसली क्योंकि पूर्व कर्म है, स्नेहन के बाद ही क्या होता है, स्वेदन होता है। तो पहला आता है स्वेद्या, शोध्यत्या, व्याध्या, रुक्ष, जो रुक्ष हो, ठीक है, जिसके देखो पहला आएगा जिसका स्वेदन करना है, दूसरे बाद आएगा जिसका शोधन करना है, तीसरा आता है रुक्ष शरीर वाले को, वात वाले को, जो नित्य स्त्री का सेवन करता है, चिंता करता है, युद्ध करता है, वृद्ध है, बालक है, स्त्रियां हैं, कृषि व्यक्ति, ठीक है, तिमिर रोग से पीड़ित है और जिनकी निद्रा कठिनाई से खुलती है, तो उसमें आपको क्या करना है, स्नेहन करना है। अब आता है किसमें नहीं करना, कफ वाले बंदों में, मेद में, ठीक है, प्रवाहिका, मंद अग्नि में, अत्यंत दुर्बल क्षीण रोगी में, या फिर मद रोगी, अजीर्ण, रुक्ष, इन सब में नहीं करना। अब आता है शोधन अर्थ स्नेहपान। शोधन अर्थ स्नेहपान क्या है, इसमें आता है आपके पास शोधन के लिए जो हम स्नेहपान करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहला आता है पाचन, आहार के ठीक प्रकार पर पाचन या जठराग्नि को प्रदीप्त करना है पहले आपको। अगर आपको शोधनार्थ स्नेह यूज करना है तो उसके लिए क्या करना है, स्टार्टिंग